नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और ऐसे में पिछले 2 चरण में जो घटता मतदान है वो राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि मतदान का घटना नफा और नुकसान दोनों करता है। किसे नफा होता है, किसे नुकसान होता है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन घटते मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं। आखिर इन मतदान के मायने क्या हैं, क्या वोटिंग ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं, लोगों का मानस क्या है और वो क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। आज इन तमाम मसलों को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बैतूल लोकसभा सीट की सियासत का विश्लेषण करेंगे और उसे डिकोड करेंगे। बीते चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत, जीत का मार्जिन मौजूदा चुनाव के लिए किस तरफ इशारा करता है। चर्चा में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बैतूल लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड्स किस तरीके का रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बहुत आसान तरीके से इसके जरिए मैं आपको समझा देता हूं। 2009 की बात कर ली जाए, 49% से ज्यादा मतदान हुआ है बैतूल लोकसभा। 2014 की बात कर ली जाए, 65% से ज्यादा मतदान। और 2019 78% से ज्यादा मतदान बैतूल में हुआ है। छिंदवाड़ा से लगी हुई सीट है बैतूल और यही वजह है कि प्रभाव छिंदवाड़ा का जो भी रहेगा वो बैतूल पर भी पड़ेगा। ये आपने वोटिंग परसेंटेज देख लिया बैतूल लोकसभा 2009, 2014, 2019 का किस तरीके से ये ट्रेंड करता है और इस बार क्या वोटिंग परसेंटेज होते हैं, वो उस पर आपको नजर रखनी होगी। अब जीत का मार्जिन समझ लीजिए। 2009 में 97,000 की जीत, 2014 में लीड बढ़कर मोदी लहर 3 लाख से ज्यादा की लीड हो जाती है और 2019 में 3,60,000 जीत का ये मार्जिन है। और तीनों ही बार बीजेपी यहां पर काबिज होती है। ये जीत का मार्जिन हम आपको बता रहे हैं। वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना गया, किस पार्टी के हिस्से कितना आया और कैसे ये दोनों एक दूसरे को वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर। 2009 में 49% से ज्यादा मतदान, 97,000। 2014 में 65% से ज्यादा मतदान, 3,28,000। 2019 में 78% मतदान। ये भी एक बड़ी बात है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले बार जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस शुरू हुई वो अप्रैल में शुरू हो गई थी। ये वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ा जीत का मार्जिन भी बढ़ता रहा। ये एक ट्रेंड है, इसे भी हम आगे डिकोड करेंगे। अब वोट शेयर किसके पास है वो जरा बहुत समझ लीजिए। 2014 में 61% बीजेपी के खाते में गए, 30% वोट कांग्रेस के खाते में गए। अंतर 31% से ज्यादा का है। लेकिन 2019 में बीजेपी के पास रह जाते हैं 59% और कांग्रेस के खाते में 33% से ज्यादा। यह अंतर घट के 26 पर पहुंचता है। 2019 की हम बात कर रहे हैं। वोट किस पार्टी को कितना गया वो आपने समझा। वो जिस तरीके से मतदान बढ़ा, मतदान बढ़ने के साथ साथ जीत के मार्जिन पर क्या असर पड़ा वो भी हमने आपको समझाया। अब इस सीट को एक और घटनाक्रम रहा। इस सीट पर जो चुनाव होने थे वो पहले होने थे, पर चूंकि एक जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उनका निधन हो गया और यही वजह है कि उसके बाद, निधन के बाद यह डिसाइड किया गया कि अब 7 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी। यहां पर देख लीजिए कौन किसके सामने है। दुर्गादास उइके बीजेपी की तरफ से और रामू टेकाम को मौका मिला है कांग्रेस की तरफ से। कहा यह भी गया कि रामू टेकाम के लिए कैंपेनिंग के लिए उनको वक्त नहीं मिला, उसमें थोड़ी देरी हुई है। दुर्गादास उइके को पहले से तैयारी करने का मौका मिल गया था। ताबड़तोड़ जो दिग्गज है उनकी सभाएं भी बैतूल में हुई और फोकस भी बैतूल पर ज्यादा है। जीत का मार्जिन भी ऐसा है जिसके बारे में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन पिछली बार जीत का रहा है। अब बैतूल सीट पर किस तरीके की स्थितियां हैं, वोटिंग किस तरह से होती हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन कुछ बयानों की, कुछ सियासत की बात करेंगे। कांग्रेस के उस बयान की बात करते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह को तीसरी बार दूल्हा बनने की बात कही गई है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की दूल्हा बनने की उम्र नहीं है। 2 बार वो घोड़ी चढ़ चुके हैं, ये सबको पता है। दरअसल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह दूल्हा बन चुके हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह बयान दिया था। उनका मजाक बनेगा, तीसरी बार घोड़ी पे बैठने की अभी की उम्र नहीं है, बचना चाहिए। सज्जन वर्मा जी ने किस तात्पर्य में कहा है कि ऐसा कह के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब इस उम्र में घोड़ी पे बैठने लायक वो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। 2 बार दूल्हा बन चुके हैं, अब तीसरी बार दूल्हा बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
इधर मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा हमला बोला। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय के लिए मध्य प्रदेश का कोई नेता प्रचार नहीं कर रहा, राजस्थान से नेता बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मौलवी आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं। देश और प्रदेश में कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी पर भी विश्वास सारंग ने निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी मम्मी की गोदी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश का कोई नेता प्रचार करने नहीं जा रहा, इसलिए आयात कर रहे हैं राजस्थान से। कहीं उत्तर प्रदेश से मौलवी बुला रहे हैं राजगढ़ में प्रचार करने के लिए दिग्विजय सिंह, या फिर कहीं और प्रदेश से नेता बुला रहे हैं। वो राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं। वो राजगढ़ में धर्म का विभेद करना चाहते हैं, जाति का विभेद करना चाहते हैं। जो व्यक्ति राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहता है वो क्या कभी जीत पाएगा? इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी भोपाल में कहा कि देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। गहलोत ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सरकार में आने के सपने देख रहे हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आप मोदी गारंटी करते करते कैंडिडेट को गायब कर दिया आपने बीजेपी पार्टी को गायब कर दिया। और अगली बार मोदी सरकार बन रही है, वो नारे लग रहे हैं पूरे देश के अंदर, होर्डिंग के अंदर वही है, और खाली मोदी जी की गारंटी है। ये लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। ये बात जनता समझ गई है, इनके कार्यकर्ता समझ गए हैं, खुद के कार्यकर्ता आरएसएस वाले कई लोग समझ गए हैं। तो जो उत्साह था खत्म हो गया उनके अंदर, और जनता में उत्साह खत्म हो गया, इसलिए परसेंटेज वोट कम पड़े हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि चुनाव आता है तो आप देखेंगे अभी 5 फेज और हैं कि सरकार एनडीए गवर्नमेंट जाने की तरफ है और इंडिया गठबंधन आने की तरफ है, कांग्रेस आने की तरफ है।